तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर दीपक पर्णवाल सर। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे थे कंटिन्यू क्लास 11 और क्लास 11 का ये हमारा फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर हम लोग पहला यूनिट पढ़ रहे थे जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमारा एक ही टारगेट था क्लास का, क्या। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और आपसे बात भी करते चलता हूं, है ना। मैं ऑलरेडी आपको 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूं। आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। हमारा जो टारगेट है वो है जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया, सारे बोर्ड को कवर करते हुए जेई नीट तक के सिलेबस को कवर करना, यानी टोटल ये फाउंडेशन बैच है जेई नीट प्लस बोर्ड के लिए। तो आपको कहीं और जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारा टारगेट है 0 to हीरो इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको 0 लेवल से एकदम हीरो नेक्स्ट लेवल तक आपको केमिस्ट्री में लेके जाऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहो कंटिन्यू। मैंने 2 लेक्चर पढ़ाया है, दोनों का जो पीपीटी का जो पीडीएफ, मतलब जो मैंने क्लासरूम में जो बना है उसका जो पीडीएफ है वो लिंक में मिलेगा, साथ ही क्लास नोट्स भी मिलेगा और डीपीवी भी आपको लिंक में मिल जाएगा। तीनों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप जाओ वहां से डाउनलोड कर लो। चलो, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और आज हम लोग 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला एटम्स क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या है, तीसरा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम मेजर कैसे करते हैं। बात समझ रहे हैं। हाँ, चलो जल्दी से इन बातों को नोट करो और तुरंत हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पेज के तरफ। देखो, आगे आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या, रास्ते भी जिद्दी हैं और मंजिलें भी जिद्दी हैं। रास्ते भी जिद्दी हैं और मंजिलें भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होता है। हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। चलो, हौसला बनाए रखो और पढ़ाई जारी रखो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले आज का क्लास में जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, एटम, यानी कि परमाणु क्या होता है ना। देखो बच्चों, थोड़ा सा इस परमाणु को समझाने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट समझाना चाहते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ होता है, हमारे आसपास जो भी चीज़ प्रेजेंट होता है ना। जैसे हमने आपको बताया था क्या, पेज, पेपर, कलम, है ना, जितना भी मेटल्स, मटेरियल जो भी आसपास हमारा दिखता है उसको हम क्या कहते हैं सर, मैटर कह देते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपली इसको मैटर बोल देते हैं, है ना। कि कोई भी सब्सटेंस जो मास, जिसके पास अपना मास हो, जो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको सर मैटर कहते हैं। जैसे मेरे रूम में हम बात करें तो यहाँ पे रखा हुआ है क्या, वाटर बोतल, है ना, डंबल, यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल, यहाँ पे रखा हुआ है क्या, पेपर, पेन, कॉपी, है ना, चावल, यहाँ पे चना, एवरीवन, क्या हमारे आसपास जो भी चीज़ दिखता है सबका सब मैटर है ना। कोई भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा कण जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं सर, एटम, है ना। यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे इसको, परमाणु, है ना। हाँ, मतलब कोई भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको परमाणु कहते हैं। इसको ऐसे समझो क्या, कि जैसे कोई घर, जैसे ये मेरा कमरा है, इस कमरे में 4 दीवार है, लेफ्ट, राइट, आगे, पीछे, है ना, ऊपर छत, नीचे फर्श। तो ये जो कमरा है एक तरह से दीवार से मिलकर के बना है। दीवार का अगर हम पूछे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है सर, तो बोलेंगे ईंट। एक एक ईंट मिलने से दीवार बना और 4 दीवार मिलने से कमरा बना, है ना। बात समझ रहे हो। यानी कि इस कमरे का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बात करें तो क्या है, ईंट। ठीक उसी तरह कोई भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा सर, उसका एटम। जैसे एक और तरीके से एग्जांपल समझो, हम बोले कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम बताओ। हमारे बॉडी जो है कई सारे बॉडी पार्ट से मिलकर बना, हाथ, पैर, नाक, कैम, पैर, है ना, फेस, समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं हमारा बॉडी पार्ट कैसे बना। छोटे छोटे सेलों के मिलने से बॉडी पार्ट्स बनता है और बॉडी पार्ट्स के मिलने से क्या, हमारा बॉडी बनता है। यानी कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है सेल है। क्या है, सेल, कोशिका है। घर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बात करें तो ईंट है। ठीक वैसे ही जितने भी हमारे आसपास मैटर है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो क्या है, एटम, यानी कि परमाणु, है ना। तो यानी डेफिनेशन क्या होगा, क्या, कि कोई भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट का जिसका अपना कोई फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो वही बोलेंगे क्या, कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा कण बोलता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, आयरन का हो, कॉपर का हो, गोल्ड का हो, क्रोमियम का हो, कोई भी एलिमेंट उठाओ, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा विच हैज नो फ्री एग्जिस्टेंस, मतलब फ्रीली एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है।
एक एटम हमेशा दूसरे एटम से कॉम्बाइन के फॉर्म में होता है, या एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। एटम कभी भी अकेले रह सकता नहीं है। तो बोल रहे विच हैज नो फ्री एग्जिस्टेंस एंड पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, ये हमेशा केमिकल रिएक्शन में भाग ले लेगा या भाग लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है, इसलिए फ्रीली कहीं भी एग्जिस्ट करता नहीं है। उसको हम क्या कहेंगे सर, एटम कहेंगे, यानी कि परमाणु कहेंगे। मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट विच हैज नो फ्री एग्जिस्टेंस एंड पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड क्या, एटम, उसको क्या बोलेंगे, एटम। और हमारे पास टोटल अगर हम एलिमेंट का बात करें तो लगभग 118 एलिमेंट हैं, और सारे एलिमेंट का अपना अपना क्या होता है, एटम्स होता है। सारे एलिमेंट का क्या होता है, अपना ईच एटम, सारे एलिमेंट का अपना अपना एटम होगा, है ना। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है, सोडियम का एटम, ऑक्सीजन का एटम, फ्लोरीन एटम, सिल्वर एटम, आयरन एटम, कार्बन, बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, मतलब जितना भी हमारे आसपास एलिमेंट हैं वो सब का अपना अपना क्या होता है, एटम होता है। तो एटम का डेफिनेशन क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है ना। चलो जल्दी से ये दोनों को कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। देखो जितना भी मैं बता रहा हूँ क्लास नोट्स बनाते जाना, ये तुमको बोर्ड में भी काम आएगा बेटा, और जेई नीट में तो पूरा काम आएगा, ठीक है। इसलिए नोट्स बनाते जाओ। आप बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। देखो नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या, अब मॉलिक्यूल। अब एटम के बाद क्या आ गया सर, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो थोड़ा सा अगर हम बात करें क्या, कि जब दो सेम टाइप का एटम एक साथ कॉम्बाइन हो जाए, जैसे देखो क्या, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के क्या बना रहा है सर, H2 गैस बना रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दोनों कॉम्बाइन करके क्या बना रहा है सर, O2 बना ले रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये कॉम्बाइन क्या बना सर, नाइट्रोजन गैस बना, ठीक है। बात समझ रहे हो। क्लोरीन क्लोरीन कॉम्बाइन होकर के क्या बनाया, Cl2 बनाया, ठीक है। ब्रोमीन ब्रोमीन कॉम्बाइन करके क्या बनाया सर, Br2 बनाया, ठीक है। मतलब जब दो सेम टाइप का एटम एक दूसरे से कॉम्बाइन होता है, तो ध्यान से सुनो, जब दो सेम एलिमेंट का एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम, दूसरे हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम, दोनों सेम टाइप का एलिमेंट का एटम अगर कॉम्बाइन होगा तो जो बनता है उसको बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं सर, मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मिलने से बना तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मिलने से बना तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन क्लोरीन के मिलने से बना तो क्लोरीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन ब्रोमीन के मिलने से बना तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ठीक है। बात समझ रहे हो, मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल को अगर हम आगे बात करें तो ये मॉलिक्यूल दो तरह का होता है। देखो एक होता है क्या, नीचे देखो, एक होता है क्या, जैसे ये H2O, ध्यान से देखो, इसमें क्या है, ये भी दो ही एटम कॉम्बाइन है, लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट का एटम है। हाइड्रोजन का दो है, ऑक्सीजन का एक है, तो ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन इसका नाम क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्या नाम है सर इसका, मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इसका नाम है। क्या नाम है इसका, मॉलिक्यूल ऑफ, देखो इसका नाम क्या है सर, देखो इसका नाम है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। समझ रहे हो, क्यों कंपाउंड सर, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट के एटम कॉम्बाइन हुए हैं, ठीक है। दो अलग अलग एलिमेंट के एटम कॉम्बाइन, इसलिए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। दूसरा क्या सर, CO2, तीसरा क्या सर, CO, ठीक है। क्या सर, यहाँ पे NO2, ठीक है। दो ही एटम कॉम्बाइन हुआ, तीसरा नहीं, दो ही एटम कॉम्बाइन हो, लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट का कॉम्बाइन हो, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और यहाँ पे जो दिख रहा है सब सेम टाइप के एटम कॉम्बाइन हुए दोनों, इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ क्या, एलिमेंट। यहाँ एक ही एलिमेंट के दोनों एटम कॉम्बाइन हुए, इसलिए क्या नाम है इसका, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। एकदम बेसिक डिफरेंस बताए हैं, बहुत सारी किताबों में ये बात नहीं लिखा होता है, बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराना मत बेटा, इसको इसे ही ध्यान रखना। देखो यहाँ पे लिख दिए, अब इसको डेफिनेशन से समझो। डेफिनेशन क्या कहता है, देखो मॉलिक्यूल, सबसे पहले मॉलिक्यूल का डेफिनेशन समझो। मॉलिक्यूल क्या, कि दो एलिमेंट का एटम लिए, ये सेम भी हो सकता है सर और डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी मिलेगा, डिफरेंट भी मिलेगा। तो वही हमने डेफिनेशन में क्या लिखा, बहुत ही प्यारे तरीके से हमने लिख दिया है क्या, कि एक मॉलिक्यूल ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल जो होता है
कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। बहुत सही बात कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट का बहुत छोटा पार्टिकल होता है या फिर कोई कंपाउंड का। विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या होते हैं सर? फ्रीली, मुक्त अवस्था में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे H2 के फॉर्म में, O2 के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में, O3 के फॉर्म में, H2O के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में या NO2 के फॉर्म में। एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। शुरुआत में जो एग्जाम्पल हमने लिखा है H2O2 N2, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कॉम्बाइन है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉम्बाइन है, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन कॉम्बाइन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन एटम कॉम्बाइन है। यहाँ पे देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन कॉम्बाइन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन कॉम्बाइन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन कॉम्बाइन है। ध्यान से देख रहे हो? बोलो, ध्यान से देख रहे हो ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वही आगे देखो, यहाँ पे बोलता है क्या? मॉलिक्यूल में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरी। मॉलिक्यूल को आगे 2 कैटेगरी में क्या, ठीक है, मॉलिक्यूल को आगे बोलता है क्या? मॉलिक्यूल क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरी। इसको बेटा 2 कैटेगरी में बांटा गया। अभी जैसे हम बात कर रहे थे क्या, एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब क्या? जब 2 सेम टाइप का एटम कंबाइंड, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल, ठीक है, 3 एटम ऑक्सीजन। वही मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कैसे? देखो H2O में 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। समझ रहे हो? इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्लियर है? बोलो, एटम के बाद ये क्या डेफिनेशन हुआ? मॉलिक्यूल का। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है ना? चलो, तो इसको सभी बच्चे लिख लो। अब एक एक करके दोनों को हम बताते हैं, ध्यान दो। देखो, अब आता है क्या? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या? अभी सारी बात हम बता चुके। देखो O2 सेम टाइप का 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉम्बाइन हुआ, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड कॉम्बाइन करके बनाया, ठीक है। यहाँ O3, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बॉन्ड कॉम्बाइन हुआ, ठीक है। समझ रहे हो? ऐसे करके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ कॉम्बाइन होता है, ठीक है। समझ रहे हो? उसी तरह P4 एसिड, समझ रहे हो? एसिड क्राउन टाइप का स्ट्रक्चर बना करके कॉम्बाइन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? अभी ये सेप पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आप इसको एग्जाम्पल बस लिख लो अभी, ठीक है। 1 मिनट को, ठीक है। चलो, तो यहां पे क्या है सर? यहां पे ध्यान दो। चलो, तो यहां पे क्या लिखा हमने? क्या कि द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम, मतलब वैसा मॉलिक्यूल जो 2 या 2 से अधिक एटम को कंबाइन करे ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम मतलब एक ही एलिमेंट का एटम होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटम, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का एटम, या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटम। मतलब एक ही एलिमेंट का 2 या 2 से अधिक एटम कंबाइन करे तो उसको बोलेंगे क्या? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। बोलता है यहाँ पे O2 N2 H2 O3 P4 एसिड, सब एक ही टाइप का एटम है ना, कंबाइन हुआ। बोलता है दे आर कोल्ड होमोएटॉमिक या होमोन्यूक्लियर। इसको हम होमोएटॉमिक कहेंगे या फिर इसका दूसरा नाम होमोन्यूक्लियर कह देंगे। बोलो, कोई दिक्कत किन्हीं को? कोई दिक्कत तो नहीं है किन्हीं को, है ना? हाँ, चलो जल्दी से इसको नोट करो। आगे देखो बेटा, आगे हमारे पास है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अभी हम क्या बोले कि 2 ही एटम कंबाइन होगा। यहाँ पे भी कितना? 2 ही एटम कंबाइन होगा, लेकिन ये 2 एटम क्या हो सकता है? 2 या 2 से अधिक एटम हो सकते हैं, लेकिन 2 अलग अलग एलिमेंट के होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा बेटा? लिखा है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यानी कि अणुओं का यौगिक। हमने यहाँ सिंपल डेफिनेशन में क्या लिखा है कि द मॉलिक्यूल, वैसा मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ, जो रखता है क्या? 2 और मोर देन 2 एटम, 2 या 2 से अधिक एटम को रखता है। बहुत सही बात सर। ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम को रखता होगा। आर नॉन एज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इसको हम लोग कंपाउंड के मॉलिक्यूल के रूप में जानते हैं, ठीक है। आर नॉन एज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए बात करें HCl, H2O, CO2, NH3, CH4 ETC, ठीक है। जैसे क्या? HCl में बात करें बेटा तो एक H है, दूसरा Cl है, कंबाइन हो गया। एक ऑक्सीजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, ये कंबाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। यहाँ पे CO2 में क्या है? उसी तरह देखो, समझ रहे हैं? एमोनिया में क्या है सर? यहाँ पे देखो,
ठीक है। उसी तरह CH4 में देखो यहाँ पे, तो ये सबको क्या बोलेंगे सर, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्यों मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे जो एटम कंबाइन हुए हैं, दो अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं, ये मोर देन टू से अधिक हो सकते हैं, लेकिन दो ही एलिमेंट का एटम होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्लियर है। चलो जल्दी से इसको लिखो, दे आर कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक या हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रो क्यों बोला गया, क्योंकि दोनों सेम टाइप का एलिमेंट का एटम तो है नहीं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट का एटम है, इसलिए इसका नाम हेट्रोन्यूक्लियर या फिर हेट्रोएटॉमिक दिया गया है। चलो जल्दी से बेटा इसको नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन कर दो इसको, ठीक है। आगे बढ़े सर, देखो आगे क्या है सर, आगे बोलता है यहाँ पे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, देखो कोई भी मॉलिक्यूल लो, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम लोग एटॉमिसिटी हिंदी में परमाणुकता कहते हैं, ठीक है। बोलता है क्या, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। कोई भी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट का या कंपाउंड के अंदर, इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी, उसको हम इसका एटॉमिसिटी कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देखो क्या, अगर हम बात करें क्या H2O में, इसका एटॉमिसिटी कितना है, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितना पार्टिसिपेट किया, अगर पूछा जाए तो 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का कितना लिख दोगे सर यहाँ पे एटॉमिसिटी, 3। क्लियर है। अगर कोई लिखे यहाँ पे क्या CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका एटॉमिसिटी कितना हुआ बताओ, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटॉमिसिटी कितना, 1 और 1 2, एटॉमिसिटी हो गया 2। तीसरा लिखो, अगर कोई लिखे क्या H2SO4, ये क्या एक कंपाउंड है सर, इसका एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिसिटी हो जाएगा 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन, है ना, 2 1 3 और 4 3 7, टोटल कितना हो गया 7, ठीक है। अगर आगे और भी एग्जांपल लिख लो सर, देखो अगर कोई बोले क्या CH4, एटॉमिसिटी कितना है सर, तो क्या बोलोगे सर 5 है, ठीक है। अगर पूछे ऐसे क्या, यहां पूछे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, लिखो हाइड्रोजन की संख्या अगर बात करें क्या है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, कार्बन की संख्या बात करें कितना है, 1 है। तो ऐसे करके हम हाइड्रोजन और कार्बन एटम को भी गिन के बता सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पूछता क्या H2O में बताओ हाइड्रोजन कितना है, तो बोलेंगे सर 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है, तो 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे H2SO4 में पूछे 2 हाइड्रोजन है 1 सल्फर है 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम को गिन के लिखना, और इसके अंदर पूछे अगर कौन कौन से एलिमेंट स्पेशली पूछे, जैसे कार्बन का है 1, ऑक्सीजन का कितना है 1, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर, उसी को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। चलो एग्जाम्पल के साथ इसको जल्दी से सभी बच्चे नोट डाउन करो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, बढ़ जाए आगे। हाँ, कोशिश करना बेटा कि मेरे समझाते वक्त ही तुम लिख लो, ठीक है। नहीं लिख पाते हो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेना और लिख लेना, ठीक है। चल आगे बढ़ें। हाँ देखो आगे हमें क्या पढ़ना, बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर का ही था, लेकिन इसमें आ चुका है क्या कि व्हाट इज गोल्ड। गोल्ड क्या है, देखो ये हम पीरियोडिक टेबल में जानते हैं 3 तरह का एलिमेंट पाया जाता है, एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड। मेटल का मतलब क्या, जो धातु है ना। नॉन मेटल का मतलब क्या, जो अधातु है। और मेटलॉइड का मतलब जिसमें धातु अधातु दोनों का गुण प्रेजेंट है। तो बोलता है गोल्ड क्या है सर, गोल्ड एक धातु है ना, मेटल है। तो व्हाट इज गोल्ड, गोल्ड इज मेटल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलो इसको टिक कर लो। अभी बच्चा वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसे थोड़ा सा आगे पहुँचेंगे अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। बोलता है मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर इज नॉन एज। देखो साल्ट और शुगर का मिक्सचर क्या है, साल्ट जो है शुगर में इजीली वैसे क्या होता है, घुल जाता है। और इस मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर का नाम दिए थे। अगर अच्छे से घुल जाता है यूनिफॉर्म तरीके से, इसको बोलेंगे होमोजीनियस। वहीं अगर ठीक है साल्ट एंड शुगर, बोलता है मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर, साल्ट और शुगर दोनों को मिला दिया गया। देखो साल्ट और शुगर को मिलाया गया, ध्यान दो। हम नमक और चीनी को मिलाएं, घुलेगा एक साथ, नहीं घुलेगा। एक साथ मिलेगा, नहीं मिलेगा, दोनों अलग अलग ही दिखेगा। यानी कि ये जो मिक्सचर है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। अरे एक बर्तन लो, एक बर्तन के अंदर नमक मिला दो, और एक बर्तन उसी, देखो मेरे पास एक तो है बर्तन, देखो इस बर्तन में क्या है, नमक है। सिंपली देखो ये नमक है, मेरे रूम में, मेरा रूम यहीं है और यहीं पे खाना बनता भी है, थोड़ा बनता नहीं, थोड़ा बनाता हूँ, ठीक है। इसमें देखो नमक है, इस नमक में चीनी डाल दो। अब दोनों को हम मिक्स कर दें,
तो क्या होगा, एक दूसरे में आसानी पूरे में मिक्स होगा? नहीं मिक्स होगा, कहीं चीनी ज़्यादा होगा, कहीं नमक ज़्यादा होगा, है ना। तो इस मिक्सचर को क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। सिंपल एग्जाम्पल आंसर क्या मारो? हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सर? हेट्रोजीनियस। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, चल आगे बढ़ें। देखो आगे क्या है, आगे यहाँ बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कैटेगराइज द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस किसको कहेंगे सर? हेट्रोजीनियस किसको कहेंगे सर? इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्यारा। चलो देखते हैं। पहला, शुगर वाटर सॉल्यूशन। शुगर और वाटर एक दूसरे में मिल जाता है, आसानी से घुल जाता है। अगर एक गिलास पानी के अंदर शुगर को अगर घोल दें तो पता नहीं चलेगा, शुगर क्योंकि पूरा इजीली डिजॉल्व हो जाता है, यानी उस मिक्सचर को बोलेंगे होमोजीनियस। यानी कि ये जो है होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। एयर, हवा कई सारे गैसों का मिश्रण है। कभी देखो ऑक्सीजन इधर उड़ रहा है, CO2 उधर उड़ रहा है, नहीं, ये एक दूसरे में पूरे कंप्लीटली तरीके से क्या है? मिक्स है, पूरे डिजॉल्विंग फॉर्म में। इसको हम अलग अलग देख नहीं सकते। जो चीज़ दो अलग अलग डिफरेंट यूनिफॉर्म में दिखे, उसका यूनिफॉर्मिटी अलग अलग दिख जाए, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो हवा तो हेट्रोजीनियस नहीं है। कभी देखो कि यहाँ CO2 है, यहाँ O2 है, ऐसा देखते हो? नहीं, सब एक दूसरे में मिला हुआ है। तो ये भी क्या है? होमोजीनियस का एग्जाम्पल। मिक्सचर ऑफ पल्स, कई सारे दाल को एक डब्बा के अंदर मिला दो, है ना। लहार का दाल, उड़द का दाल मिलेगा? नहीं सर, एक तरफ लहार दिखेगा, एक तरफ उड़द दिखेगा, एक तरफ काली दाल, एक तरफ पीली दाल, है ना। यानी कि ये एग्जाम्पल है किसका सर? ये एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस का। ठीक है, ये बना हेट्रोजीनियस। ठीक है, मतलब ये है किसका एग्जाम्पल सर? ये है होमोजीनियस। ठीक है, ये भी क्या है सर? होमोजीनियस। ये किसका एग्जाम्पल है सर? ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। क्लियर है ना? चलो जल्दी से इसको टिक लगा लो। आगे देखो, इस पे इसका हम सॉल्यूशन डाल के रखे हैं। देखो क्या है सर? वाटर और शुगर पूरा मिल जाएगा। क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। और हवा कई सारे गैसों का मिक्सचर है ना। ये क्या है सर? होमोजीनियस मिक्सचर। कई सारे दाल, देखो अलग पीला दाल, काला दाल सब दिख रहा है। इसका एग्जाम्पल किसका? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का। क्लियर है? हाँ, चलो इसको नोट कर लो आंसर को। पिक्चर तो नहीं छापे हुए, सीधा लिख लेना। ठीक है, हाँ। देखो आगे क्या है सर? आगे बात करते हैं, फिर से एक क्वेश्चन है, कैटेगराइज द फॉलोइंग एज अ प्योर सबस्टांस और मिक्सचर। इस बार दिया है क्या? प्योर सबस्टांस को क्लासीफाई करो और मिक्सचर को। प्योर सबस्टांस का मतलब क्या है? मतलब वैसा सबस्टांस जो इसका कंपोजिशन एक ही चीज़ों से मिलकर के बना हुआ। जैसे इस बर्तन में बोले अगर हम लोग क्या कि इस डब्बे में नमक रखा हुआ, ध्यान से देखना, तो सब जगह तो नमक 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 ही है ना। तो ये नमक एक ही टाइप के कंपाउंड NaCl इसको क्या बोल देंगे? प्योर। क्या बोल देंगे इसको? प्योर। ठीक है, जैसे एक बोतल में, जैसे मेरे पास एक वाटर बोतल है, ये फैंटा का बोतल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ थोड़ा सा, तो ये पूरे जगह क्या H2 भरा हुआ है, मतलब सेम टाइप का मॉलिक्यूल ही पूरे बोतल में, यानी प्योर हो गया। तो ये H2O क्या हो जाएगा? प्योर सबस्टांस। तो वही बोल रहा है क्या कि प्योर और इम्प्योर छांटो। देखो NaCl एक तरह का कंपाउंड है पूरे में, तो ये प्योर में आ जाएगा। घी को अगर देखा जाए तो केमिकली घी कई सारे अलग अलग न्यूट्रिशन उसमें पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है, और कुछ विटामिन भी होते हैं, कुछ मिनरल्स भी होते हैं। तो घी प्योर सबस्टांस में नहीं आएगा, मिक्सचर में आ जाएगा। हनी प्योर हनी जो डब्बा में लिखा होता है, केमिकली बात करें तो हनी के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है ना, उसका अलग फार्मूला हो जाएगा। और विटामिन भी है, उसका अलग फार्मूला हो जाएगा। प्रोटीन भी अलग फार्मूला हो जाएगा। यानी कि प्योर हनी प्योर सबस्टांस में नहीं आएगा, मिक्सचर में आएगा। वाटर क्या है? वाटर एक ही तरह H2O मॉलिक्यूल से बना रहेगा, इसको बोलेंगे प्योर। इसको क्या बोल देंगे सर? प्योर। इसको क्या बोल देंगे सर? इसको बोलेंगे मिक्सचर। क्या बोलेंगे? मिक्सचर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हनी जो है उसके अंदर कई अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। घी क्या सर? घी भी एक हमारा क्या हो जाएगा? मिक्सचर ही होगा। ठीक है। दूध क्या सर? दूध भी हमारा मिक्सचर के अंदर ही एग्जाम्पल में आएगा। क्यों? दूध के अंदर हम देखें अगर ध्यान से तो क्या पाया जाता है? दूध के अंदर देखें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, अब विटामिन पाया जाता है। दूध में तो सब कुछ पाया जाता है। तो एक तरह से ये मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अमोनिया क्लोराइड ये क्या? प्योर सबस्टांस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दो प्योर है, रेस्ट सब मिक्सचर है। ठीक है, चलो इसको भी आंसर हम लोग बना के रखे हैं। देखो, मेड अप ऑफ ओनली अमोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल, ये पूरा का पूरा क्या? अमोनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्योर सबस्टांस। जैसे भी नमक का डब्बा दिखाएं, है ना, वैसे ही देखो
पानी मेड अप ऑफ केवल क्या H2O मॉलिक्यूल से ही मिलके बना हुआ है, इसलिए ये भी क्या होगा, पानी भी प्योर सब्सटेंस। लेकिन बात करें हम लोग क्या, घी में क्या फैट होता है, वसा भी होता है, मॉइस्चर नमी भी थोड़ा सा होता है, विटामिन भी होता है। ये किसका एग्जाम्पल है सर, मिक्सचर का। किसका एग्जाम्पल है, मिक्सचर का। वहीं बात करें सर कि ये हनी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होता है, वाटर होता है, यानी कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या, मिक्सचर। वो भी किसका एग्जाम्पल है सर, मिक्सचर का। दूध में क्या होता है सर, दूध में कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, शुगर होता है, वाटर होता है। ये सब किसका एग्जाम्पल है सर, ये सब का सब मिल्क जो है मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। किसमें आ जाएगा सर, ये दूध जो है मिक्सचर के एग्जाम्पल में भी आ जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ चलें आगे, ठीक है, चलो ठीक है, चलो लिख लो इसको। देखो आगे, अब आगे क्या आता है सर, आगे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अभी हमने बात किया क्या कि मैटर कितने प्रकार का होता है, कैसे उसको डिवाइड किया गया था, है ना, और क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, गुणधर्म क्या होता है। देखो कोई भी मैटर के पास, कोई भी, हम लोग पहले बता चुके हैं हम क्या, केमिस्ट्री में हम कोई भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज का अध्ययन, दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है कोई भी सब्सटेंस, एक फिजिकल एक केमिकल, है ना। जैसे इस पानी का भी दो तरह का प्रॉपर्टीज, एक फिजिकल एक केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज में नया नया रिएक्शन करेगा, अलग सब्सटेंस को बनाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे सब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, डेंसिटी, समझ रहे हो, इसका वेपर प्रेशर, इसका कलर, ये आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकली जिसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और जिसको केमिकली चेंज कर सकते हो उसको केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। चलो देखते हैं, तो वही हमने लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। मैटर के पास दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है सर, एक फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, भौतिक गुणधर्म, ठीक है। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज जिसको क्या बोलते हैं सर, रासायनिक गुणधर्म। एक भौतिक गुणधर्म, दूसरा रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। बोलता है प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड, मतलब वे सभी प्रॉपर्टी जिसको मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। बोलता है क्या, प्रॉपर्टीज वे सभी गुण विच कैन बी मेजर्ड, जिसको माप सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस के आइडेंटिटी को बिना चेंज किए हुए, उसके कंपोजिशन को बिना चेंज किए हुए, जिसके प्रॉपर्टीज को मेजर किया जा सकता है या ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे इस पानी को तुम गर्म करो तो इसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, बस इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बॉयल कर जाएगा। आइस, अगर टेम्परेचर घटा दो तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कंपोजिशन नहीं बदला, समझ रहे हो, स्टेट बदल रहा है, ठीक है, पानी का। तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसका डेंसिटी, ये भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। वही बोलता है क्या, एग्जाम्पल के तौर पे ठीक है। देखो आगे, जैसे क्या बोलता है यहां पे, क्या देखो, कलर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डेंसिटी, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म के एग्जाम्पल है, ठीक है। वहीं रासायनिक गुणधर्म के एग्जाम्पल क्या बोलता है, प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय केमिकल रिएक्शन, मतलब वैसा प्रॉपर्टी जिसको केमिकल रिएक्शंस के बाद ही मेजर कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस होगा तो नया सब्सटेंस बनाएगा ही बनाएगा। तो वही बोलता है जैसे एसिडिटी, इसका अम्लता का नेचर, बेसिसिटी यानी कि इसके क्षारीयता का नेचर, कंबसिबिलिटी इसके ज्वलनशीलता का नेचर। ये एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबसिबिलिटी ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं सर, ये सब के सब केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल हैं। यानी कि मैटर का प्रॉपर्टीज दो प्रकार का, हमेशा याद रखना, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल का मतलब है कि आइडेंटिटी और कंपोजिशन नहीं बदलेगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब आ गया आइडेंटिटी भी बदल जाएगा सर, कंपोजिशन भी बदल जाएगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा केमिकल रिएक्शंस होता है, और जहाँ केमिकल रिएक्शंस होता है वहाँ पे बदलाव होगा। ठीक है, चलो बेटा इसको लिख लो दोनों को जल्दी से। देखो आगे क्या है सर, आगे आता है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कैसे करेंगे सर, अभी हमने बता दिया। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कोई भी सब्सटेंस को फिजिकली मेजर करना है ना, कितनी अमाउंट में है। जैसे पानी अगर इस बोतल में है तो इसको मेजर करना पड़ेगा कि पानी 1 लीटर है, या फिर पानी को तोलेंगे तो 1 kg है ना। अगर मान लो मेरे पास एक वायर है तो वायर को कैसे नापेंगे सर, वायर को लेंथ में मापेंगे कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है, समझ रहे हो। तो कोई भी
सब्सटेंस होगा उसके लेंथ को, ब्रेथ को अगर उसको मेजर करते हैं, मापते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक, ठीक है, बोलता है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसको मेजर कैसे करेंगे। बोलता है क्या, बोलता है एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, कोई भी क्वांटिटेटिव मतलब वैसा ऑब्जर्वेशन जिसमें मात्रा दिखे, मात्रा मतलब उसकी कितनी मात्रा है, कितना क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है, समझ रहे हो। बोलता है एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट सच एज, जैसे लेंथ को माप लें, किसी का एरिया नाप लें, किसी का वॉल्यूम नाप लें, ईटीसी, रिप्रेजेंट बाय ए नंबर फॉलो बाय यूनिट, इसको एक नंबर से, नंबर के साथ, यूनिट के साथ उसको मेजर करते हैं, नंबर के साथ यूनिट, बोलता है नंबर फॉलो बाय यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड, जिसमें इसको मेजर करते हैं। जैसे अगर कोई एक लकड़ी है, इसके टुकड़ा को कैसे नापेंगे सर, लेंथ के रूप में, किसके रूप में नापेंगे, लेंथ के रूप में। अगर कोई एक बॉक्स है तो बॉक्स का क्या है सर, इसका एरिया नापना हो तो क्या, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे हैं। हाँ, तो वही बोलता है यहाँ पे क्या, कि कोई भी मेजरमेंट हो, उसका क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर फॉलो बाय यूनिट विच इट इज मेजर, जिसमें इसको मेजर करते हैं वही क्या है, एक तरह से मेजरमेंट, उसको क्या बोलेंगे सर, मेजरमेंट, मापना। जैसे यहाँ पे एक नंबर हमने लिखा है क्या, लेंथ ऑफ रूम, एक रूम का लेंथ कितना, 6 मीटर, तो 6 क्या है सर, 6 यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड एक तरह का वैल्यू है, और m क्या है सर, m एक तरह का यूनिट है। ये यूनिट क्या बता रहा है, ये यूनिट बता रहा है कि जो भी मापा गया है उसकी लंबाई को मापे हैं, क्या नापे हैं सर, लंबाई को मापे हैं। बोलता है यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड, यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे ये यूनिट है, ये क्या बता रहा है कि लेंथ को मेजर किया गया है। अब लेंथ कितना है, तो ये 6 बता रहा है, 6 मीटर इसकी लंबाई है, समझ रहे, क्वांटिटी के बारे में बता है कि ये जो है 6 मीटर लंबा है। जैसे मेरा वेट क्या है सर, अगर हम मापेंगे तो मेरा वेट होगा, देखो 65 kg, तो ये 65 क्या है, 65 एक मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है ना, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड एक वैल्यू है, लेकिन केजी क्या है सर, ये यूनिट है, किसका यूनिट है सर, ये किलोग्राम का यूनिट है, किलोग्राम का यूनिट है, बात समझ रहे हैं। अगर कोई बोले क्या कि दूध 10 लीटर मिल्क, यानी कि ये जो लीटर है ये बता रहा है क्या, उसका वॉल्यूम को, किसका आयतन क्या है सर, है ना, कि दूध जो है 10 लीटर है, और 10 क्या है सर, 10 बता रहा है उसके वैल्यू को, उसके मैग्नीट्यूड को, उसकी क्वांटिटी को, कि कितनी क्वांटिटी में है, और उस क्वांटिटी को किसे मेजर किया गया है, वॉल्यूम में मेजर किया गया है, समझ रहे हैं। कोई बोले क्या 10 किलोमीटर, कोई बोले क्या, देखो कोई क्या बोले सर, देखो चलो ठीक है, कोई बोले क्या 10 किलोमीटर, ठीक है, देखो कोई क्या बोले सर 10 किलोमीटर, ये 10 क्या है, 10 तो वैल्यू बता रहा है, और किलोमीटर क्या सर, किलोमीटर जो है वो क्या बताता है, किलोमीटर जो है वो बताता है एरिया, कितना ये लंबाई को कवर किया, ठीक है ना। नहीं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरीके से उसको लिखने का एक तरीका क्या है, एक नंबर, दूसरा उसका यूनिट, समझ रहे, न्यूमेरिकल यूनिट बोल सकते हैं, नंबर के साथ यूनिट के फॉर्म में लिखेंगे। अब सर इसका जरूरत क्यों पड़ा, देखो जब व्यापार होना स्टार्ट हुआ, एक सामान को दूसरे जगह पे ले जाना, या किसी, जैसे मुझे सामान चाहिए, ठीक है, मुझे अगर मान लो कि मुझे कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा हम लेंगे, तो कपड़ा को हमके पास बेचेगा किस में, मीटर के रूप में बेचेगा, एक सेंटीमीटर के रूप में बेचेगा। तो हुआ क्या, तो ये यूनिट का कहानी थोड़ा सा सुनो, यूनिट का कहानी सुनो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो व्यापार करने के लिए कई सारे व्यापारी क्या होता था, अलग अलग देश जाते थे, कैसे अमेरिका का व्यापारी गया कहाँ बेचने, चीन में, चीन का व्यापारी आया भारत में बेचने, भारत का व्यापारी जापान गया बेचने, मतलब अलग अलग देश का जो व्यापारी लोग थे
वो अलग अलग देश में जाकर अपना व्यापार किया करते थे पहले। तो उसको व्यापार करने में बहुत दिक्कत होता था। क्यों? क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग यूनिट चलता था। जैसे पूरे वर्ल्ड में जो फेमस यूनिट है 3 तरह का, हम नाम लिख देते हैं। एक का नाम है क्या? FPS सिस्टम। क्या नाम है सर? FPS सिस्टम। ठीक है, देखो FPS सिस्टम, इसका पूरा मतलब क्या हुआ सर? FPS सिस्टम का मतलब देखो, FPS सिस्टम का मतलब है यहां पे क्या? फुट, ठीक है, पाउंड, और टाइम के लिए क्या? सेकेंड। ठीक है, समझ रहे हो? फुट, पाउंड और सेकेंड। ठीक है, दूसरा यूनिट क्या था सर? दूसरा हमारे पास क्या था सर? वो था CGS सिस्टम। CGS सिस्टम। ठीक है, CGS सिस्टम का क्या है सर? C मतलब होता है क्या? सेंटीमीटर। ठीक है, G का मतलब क्या है? ग्राम, और S का मतलब क्या है? सेकेंड। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, एक तीसरा सिस्टम है सर, तीसरा सिस्टम का नाम है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम। MKS सिस्टम का मतलब क्या है? मास क्या नापता है सर? ये किलोग्राम को मापता है। ठीक है, मास क्या नापता है सर? देखो, M का मतलब होता है मीटर, मीटर। K का मतलब किलो ग्राम, और S का मतलब क्या? सेकेंड। ठीक है, बात समझ रहे? यानी कि ये 3 अलग अलग सिस्टम था जो पहले पूरे वर्ल्ड में चलता था। FPS सिस्टम फ्रांस में चलता था, जहां पे लंबाई को फुट में, वजन को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते थे। 3 फंडामेंटल यूनिट था। ठीक है, सब जगह यूज होता था। तीसरा था CGS सिस्टम। CGS सिस्टम जो है सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर लंबाई को सेंटीमीटर में, और वेट को ग्राम में, और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता था। तीसरा था MKS सिस्टम। देखो, ये FPS सिस्टम, तीसरा CGS सिस्टम। ठीक है, CGS सिस्टम जो है वो अमेरिका, US वगैरह में चल रहा था। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड सिस्टम। तीसरा क्या? MKS सिस्टम। MKS मतलब क्या? M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब सेकेंड। ठीक है, ये इंडिया का बताया जाता है कि ये इंडिया का दिया हुआ सिस्टम है। अब हुआ क्या कि कोई भी देश, मान लो कि ये फ्रांस का है, वहाँ पे कपड़ा फुट में नाप रहा है। अमेरिका गया, उसको सेंटीमीटर में लोग वहाँ खरीदना मांग रहे हैं कि सेंटीमीटर में खरीदेंगे, और इंडिया बेचने आया तो मीटर में खरीदेंगे। तो हुआ क्या कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग अगर मेजरमेंट करने का तरीका होगा तो सभी को दिक्कत होगा, व्यापार करने, खरीदने में भी और बेचने में भी। तो हुआ क्या, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया सिस्टम बनाया जो पूरे वर्ल्ड के लोग फॉलो करते हैं। इसका नाम है SI सिस्टम, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में कुछ क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे 3 फिक्स है ना, वैसे ही वहाँ पे 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को फिक्स किया गया, जिसका नाम SI यूनिट के नाम से वो फेमस हुआ। समझ रहे हो? उसका नाम क्या फेमस हुआ सर? SI यूनिट सिस्टम के नाम से वो फेमस हुआ। तो चलो, ये तीनों को हटा करके पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक सिस्टम बनाया गया, जिसका नाम क्या था सर? SI सिस्टम। SI सिस्टम। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। होना चाहिए था क्या? IS यूनिट, लेकिन लिखा हुआ क्या? SI यूनिट। तो ये ऐसे ही लिखाता है, इसमें कोई दिमाग मत लगाओ, ऐसे ही यहाँ पे IPAC ने लिखा है, तो इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये तीनों तो फेल हो गया, अलग अलग कंट्री में चलता था, इसकी वजह से। तो केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ते हैं और नेशनली लेवल पे जो चलता है, उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको SI सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। देखो, हमने क्या लिखा यूनिट के विषय में, इकाई के विषय में, कि यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर और एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या होता है? यूनिट ये होता है एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं,
ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, जैसे लंबाई को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में या मिनट में, समझ रहे हो। हाँ, सब्सटेंस को मोल में, करेंट को एम्पियर में, है ना। तो वही बोलता है कि यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर और एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बोलता है यहाँ पे एसआई सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट। बोलता है यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 बेसिक यूनिट है। प्रीटेन, इसको प्रीटेन किया गया है टू दी 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज के रूप में, ठीक है। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बोलो या फिर इसको 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटी बोलो, ठीक है। और ये सातों फिजिकल क्वांटिटी जो है अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ये हर जगह सेम रहते हैं। ये हर जगह क्या रहते हैं सर, सेम रहते हैं, कहीं पे ये बदलता नहीं है। ये सब का अपना अपना डेफिनेशन है, मीटर का अलग, किलोग्राम का अलग। किलोग्राम का डेफिनेशन अभी हाल ही में बदला था, 2019 में इसको चेंज कर दिया गया। 2019 में प्लांक कांस्टेंट के हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया गया। अगर तुमको इसके डेफिनेशन को समझना है, पढ़ना है, बेटा तुम NCERT बुक खोलना, उसके जो फर्स्ट 2 पेज के बाद जो दिया होगा, ये सातों ऐसा यूनिट का डिफाइनेशन दिया हुआ, डेफिनेशन दिया हुआ, कैसे इसको डिफाइन किया गया, उसको तुम्हारा होमवर्क है, खुद से पढ़ना, ठीक है, बेसिक चीज़ें, ठीक है। चलो हम यहाँ बात करते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में। ये 7 बेसिक यूनिट है। कौन कौन सर, पहला लेंथ को मेजर करते हैं किसमें, इसका सिंबल है क्या, एल। क्या सिंबल है सर, एल, ठीक है। ये स्मॉल एल भी कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं ऐसे एल यहाँ भी ऐसे वाला भी एल लिखता है, और कहीं कहीं ये वाला भी एल लिखता है, तो घबराना मत, ठीक है। खास करके ये कैपिटल वाला ही एल लिखता है, कैपिटल एल को ही लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब लेंथ का यूनिट क्या होता है सर, लेंथ का यूनिट होता है नेम ऑफ ऐसा यूनिट मीटर, इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। क्या होता है सिंबल सर, स्मॉल एम, याद रखना। दूसरा क्या, मास, पहला ये हो गया। दूसरा क्या, मास, ये क्या, मास क्वांटिटी को मेजर करता है, इसका सिंबल होता है मास का स्मॉल एम। इसका एसआई यूनिट होता है क्या, किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल होता है स्मॉल के, स्मॉल जी, केजी, ठीक है। तीसरा क्या है सर, तीसरा है हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी, उसका नाम है टाइम। टाइम का सिंबल होता है स्मॉल टी, और इसको मेजर, इसका एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड को सिंबल ऑफ एसआई यूनिट क्या लिखते हैं, स्मॉल एस। क्या लिखते हैं, स्मॉल एस। सेकेंड का क्या, स्मॉल एस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट का सिंबल जो होता है क्वांटिटी का, वो होता है आई, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट में इसका नाम क्या होता है, एम्पियर का, एम्पियर। और सिंबल ऑफ एसआई यूनिट में क्या लिखते हैं, कैपिटल ए। क्या लिखते हैं सर, कैपिटल ए, ठीक है। सिंबल ऑफ एसआई यूनिट क्या होता है, कैपिटल ए, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट क्या है सर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक मतलब टेम्परेचर भी क्या है, एक एसआई सिस्टम यूनिट है। टेम्परेचर का सिंबल होता है बेटा टी, कैपिटल टी, और इसको मेजर करते हैं केल्विन में। देखो टेम्परेचर का 3 अलग अलग टर्म है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। एसआई सिस्टम में इसको केल्विन के रूप में एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है सर, इसका सिंबल होता है की। क्या होता है, की, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सबसे VVI, इसको मारो VVI, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज करेंगे किसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। क्या यूज करते हैं, मोल। मोल का सिंबल होता है स्मॉल MOL, ऐसा यूनिट के फॉर्म में। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, ध्यान रखना, ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ, आगे देखो, नेक्स्ट है लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता, ठीक है। कोई भी चीज़ कितने इंटेंसिटी से जल रहा है, क्या उसकी स्पीड है, ठीक है, जलने की। लुमिनियस इंटेंसिटी को हम लोग IV से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो एसआई सिस्टम में यूनिट होता है कंडेला, इसका एसआई सिंबल में यूनिट होता है क्या, CD। क्या होता है सर, CD, यानी कि कंडेला। यानी कि ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। आप सभी बच्चे इसको याद कर लो अच्छे से। लेंथ का सिंबल L, एसआई सिस्टम में मीटर, क्या, स्मॉल m। मास को स्मॉल m, इसका किलोग्राम का kg। टाइम का स्मॉल t, एसआई सिस्टम में यूनिट सेकेंड, और सिंबल S। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई सिंबल I, एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है, एम्पियर, और सिंबल क्या होगा, A। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का T, नेम ऑफ एसआई सिस्टम में यूनिट होगा केल्विन, और सिंबल होगा क्या, K।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या लिखते हैं, एन, स्मॉल एन। नेम ऑफ एसआई सिस्टम क्या होता है, मोल, और सिंबल क्या होता है एसआई यूनिट का, MOL, स्मॉल एन। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का IB। नेम ऑफ एसआई सिस्टम यूनिट कैंडेला, क्या लिखेंगे, CD। चलो, ये सातों बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं, अपने आप में ये यूनिक हैं, इसको अपना एक फिक्स डेफिनेशन है, ठीक है, और ये हर जगह कांस्टेंट है, कहीं पे भी चेंज होते नहीं है अपने डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। बात समझ रहे हो। इसका डेफिनेशन पढ़ने में तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो तुम NCERT बुक खोलो और वहाँ जा करके खुद से पढ़ लेना, तुम्हें बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बात समझ गए। चलो जल्दी से इसको नोट करो कॉपी में, सभी बच्चों को याद रखना है। और इसी सातों सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज करके दुनिया में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट बनाया जाता है इसी का यूज करके, ठीक है। चलें आगे। चलो आगे देखो, बोलता है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या है, देखो बोलता है यहाँ पे द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जिसको बोलते हैं SI यूनिट, उसी के अंदर आता है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, बोलता है क्या, द फिजिकल क्वांटिटी, वो भौतिक राशियाँ, द फिजिकल क्वांटिटी यूनिट विच आर डिराइव्ड यूजिंग द SI सिस्टम, SI बेस यूनिट इन कॉम्बिनेशन। जब SI बेस यूनिट कॉम्बाइन होता है ना, तब जो नया यूनिट बनता है उसी को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। जैसे एग्जांपल के लिए बोला है क्या, यूनिट ऑफ एरिया। एरिया का देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या है सर, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ का यूनिट मीटर और ब्रेथ का भी यूनिट मीटर, मीटर मीटर मिला क्या बना, मीटर का स्क्वायर। तो ये हुआ एरिया का यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, दो लेंथ को मल्टीप्लाई करके बनाया गया, यानी कि डिराइव्ड यूनिट, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट। अगर हम डेंसिटी का बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, मास बटे वॉल्यूम। मास बटे क्या सर, वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या, kg, और वॉल्यूम का यूनिट क्या, मीटर क्यूब, ठीक है। देखो मास का यूनिट क्या, kg, और वॉल्यूम का यूनिट क्या, मीटर का क्यूब। तो क्या होगा सर, kg पर मीटर क्यूब। आप समझ रहे हैं, हाँ। यानी कि ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान क्या दो सर, kg भी SI सिस्टम यूनिट है और मीटर भी SI सिस्टम यूनिट है, ये दोनों को डिराइव करके बनाया गया, सिर्फ क्या बोलेंगे, डिराइव यूनिट। क्लियर है, हाँ। तो वही बोलता है वैसा यूनिट जिसको 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का यूज करके बनाया गया है, उसको बोलेंगे क्या, डिराइव यूनिट। क्लियर है। चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे बोलता है यहाँ पे क्या, मास एंड वेट। बोलता है मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर। अब देखो मास और वेट क्या होता है, देखो मास और वेट जो है ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों अलग है। मास का मतलब होता है द्रव्यमान और वेट का मतलब होता है भार। जैसे मेरे द्वारा इस फर्श पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, मेरे द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसको बोलेंगे भार, ठीक है। लेकिन जो मेरा एक्चुअल वेट है, जिसको एक्चुअल मास जो है वो है क्या, वो हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन भार जो है हर जगह सेम नहीं होगा, क्योंकि भार जो है डिपेंड करता है किस पे, ग्रेविटी पे। तो वही बोलता है क्या कि मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर। जो सब्सटेंस का जो मास होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर की मात्रा को बताता है, प्रेजेंट इन इट, जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। वाइल, जबकि वेट इज द फोर्स, वेट एक तरह का फोर्स है, एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन दी ऑब्जेक्ट, जो ग्रेविटी के द्वारा ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है, ग्रेविटी के द्वारा ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे सर, वेट क्या है, वेट हमेशा ग्रेविटी के द्वारा ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मास, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, किलोग्राम होता है। लेकिन वेट का यूनिट बात करें, वेट का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन। क्या होता है सर, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। ठीक है, क्या होता है सर, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वेट एक तरह का क्या है, फोर्स है, एक तरह का क्या है सर, फोर्स। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो वही बोलता है मास और वेट अलग अलग होता है। वेट जो होता है वो अलग अलग सिचुएशन में बदल सकता है,
ठीक है। जैसे अगर हमारा वेट यहाँ पे 60 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो हम चंद्रमा पे जाएंगे तो 1/6 गुना हो जाएगा, यानी वहाँ जा करके हम 10 न्यूटन का बल लगाएंगे। 10 न्यूटन क्या होगा, 10 न्यूटन का वहाँ पे बल लगाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, बात समझ रहे हैं? हाँ, मास, जिसे मान लो क्या, हमारा मास अगर यहाँ पे क्या है 60 केजी है, ठीक है, हमारा मास यहाँ पे क्या है सर 60 केजी है, तो हम कहीं पे भी जाएंगे हमारा वेट जो है बेटा वो फिक्स रहेगा। हमारा वेट क्या होगा, हमेशा हमेशा फिक्स ही रहेगा। ठीक है, और हमारा वेट क्या रहेगा, हमारी जगह 60 केजी ही रहेगा, चाहे तुम भारत में हमको तोलो, चंद्रमा पे तोलो, है ना, झारखंड में तोलो, बिहार में तोलो, कहीं पे दुनिया के किसी भी जगह पे जाके तोलोगे, मापोगे, तो वेट हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन अगर कोई सबस्टांस का वेट 60 न्यूटन का बल अगर लगा रहा है वेट, ठीक है, समझ रहे हो, तो ये अलग अलग जगह पे वेरी करेगा। अगर एक जगह ये 60 न्यूटन है तो अगर ये अर्थ पे 60 न्यूटन है तो ये चंद्रमा पे जाते ही 10 न्यूटन हो जाएगा। कहाँ पे, मून पे क्या हो जाएगा सर, ये 10 न्यूटन हो। क्यों? क्योंकि मून पे जो ग्रेविटी है वो 1/6 है। क्या है, 1/6। तो ग्रेविटी पे डिपेंड कर कौन वेट, जिसके कारण वेट क्या होता है अलग अलग जगह पे बदल सकता है। ठीक है, चलो इसको नोट करो जल्दी से, इस पे भी बहुत सारे भी क्वेश्चन बताएंगे। चलो नोट करो जल्दी, चलो इसको नोट कर लो, है ना। आज के लेक्चर को हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में वेट और मास के बाद हम लोग वॉल्यूम पे बात करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, अभी समय हो चुका है। ठीक है, समय इसलिए हो चुका है क्योंकि वीडियो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगी, अब इसलिए बात है ना। चलिए, तो अभी जितना पढ़ा है बेटा उसको अच्छे से क्लास नोट पहले बनाओ, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।